हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, इस चैप्टर के बारे में बच्चों हम डीप अध्ययन करने वाले हैं। ये बच्चों जो चैप्टर है, काफी ज्यादा इसके जो शब्द जो है ना, इस चैप्टर के काफी ज्यादा मतलब कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना आसान वे में समझाने की कोशिश करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम पहला तो मैं आपको बेसिक चीज समझाऊंगा कि हम जो है क्या पढ़ रहे हैं भूगोल के बारे में, कि आखिर लेकिन भूगोल का मतलब क्या होता है ये तो नहीं पता, भूगोल का मतलब है क्या। तो देखो बच्चों, अगर बात की जाए भूगोल की मीनिंग की, तो यानी भूगोल जो है इसे जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है ना, इसे कहते हैं जियोग्राफी। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, जो जियोग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्दों यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है बच्चों, जैसे कि बात की जाए, ठीक है बच्चों, जियो प्लस ग्राफोस से क्या हुआ, ये मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है बच्चों, जियोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी कहलाता है, जो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बच्चों, जो जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी जो शब्द है वो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज जी ने क्या किया था, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके साथ साथ जियोग्राफी के जो जनक माने जाते हैं वो हिकेटियस को कहा जाता है, यानी जियोग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस महोदय को माना जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग कई जगह आप ये भी पढ़ोगे कि ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो इरेटोस्थेनीज जी है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो चलिए आइए अब चैप्टर में बात करते हैं, आखिर चैप्टर हमारा है क्या। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी क्या है, हमारा एक तरीके से घर है ना। पृथ्वी क्या है, हमारा क्या है, एक घर है। और पृथ्वी के चारों ओर क्या आपको अलग अलग तत्व दिखाई देंगे। अलग अलग तत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सब आपको दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे क्या बच्चों, ये तत्व होते हैं, जिनमें आपको मृदा भी और दिखाई देगी, मैदान भी दिखाई देगा, पहाड़, नदियां, मौसम, सूर्य, प्रकाश, सड़क, ठीक है बच्चों, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, ये सारी चीजें आप लोगों को जब हम आसपास में देखते हैं तो ये हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें बहुत से तत्व क्या है बच्चों, प्राकृतिक है। क्या है, जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, मौसम हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, मैदान हो गया, ये सब किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी है जिन्हें मानव ने बनाया है। ठीक है ना बच्चों, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो मानव की सहायता से बनाए गए हैं, जैसे आपने उद्योग, ऑफिस, स्कूल, पार्क, खेत, अस्पताल, व्यापारिक संस्थान, है ना बच्चों, ये सारे किसके द्वारा, मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है ना, जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या सांस्कृतिक तत्व जाना जाता है। जो प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक तत्व कहते हैं, और जिसे मानव ने बनाया है उसे मानवीय तत्व कहते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में यहां आपको समझा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, यानी वैज्ञानिक विषय के रूप में हम भूगोल को समझेंगे। ठीक है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे इसमें हम क्या, कहां और क्यों ढूंढते हैं। बच्चों बड़े डाउट होते हैं इन बच्चों में, ठीक है, समझ ही नहीं पाते इसकी डेफिनेशन को कि आखिर होता क्या है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, अब मैं इसे बोलूंगा बताओ ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ज्वालामुखी है। लेकिन अगर जब आपको पता नहीं था तो आप क्या बोलोगे, यही तो बोलोगे ना कि आखिर ये है क्या, है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्न जिसके बारे में हम क्या देखते हैं कि आखिर वो चीज है क्या, उसको हम
क्या में निरूपित करते हैं। क्या है बच्चों, यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाती है, उनका वर्णन हम क्या में करते हैं। दूसरा बात करते हैं क्यों। अब बात करते हैं कहां। ठीक है, अब कहां का मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपको ये ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है, आखिर इसका विस्तार है कहां तक ये फैला हुआ है, और इस चीज का अध्ययन हम किसमें करते हैं बच्चों, कहां में करते हैं। यानी कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े होते हैं, फैलाव से जुड़े होते हैं। ये ज्वालामुखी कहां तक फैला हुआ है, कहां तक इसका विस्तार है, आखिर महत्व क्या है, इन सभी चीजों का जब अध्ययन जो है हम कहां में करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है क्यों। अब कुछ ऐसे प्रश्न है भाई, इसका क्यों बनाया गया, आखिर ये बना क्यों। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे प्रश्न तत्व होते हैं जो कहां से स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या तथा तत्वों और तथ्यों के मध्य कार्य कारण से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो क्यों से जुड़े होते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे, क्यों हुआ ये निर्माण। आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करा रखा है, ज्वालामुखी होता क्या है कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। ठीक है, और जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो जहां इससे क्या जगह मिलती है, ये वहां से क्या होता है अपने लावे को बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार से क्या होता है ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्यों में निरूपित करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यानी भूगोल क्या है बच्चों, एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे ना कि क्या आपने कभी साइंस ली है या साइंस पढ़ा है, तो आप बोलना हाँ भाई हमारी ज्योग्राफी ही एक साइंस है। कह रखा है ना बच्चों कि हमारा भूगोल क्या है, एक वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, आप भी उसी चीज का अध्ययन करते हो, हम भी क्या करते हैं उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हमें भूगोल के विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आखिर हम भूगोल पढ़ी क्यों रहे हैं। ठीक है ना, आपने 11th में अगर ज्योग्राफी ली है तो आपने ज्योग्राफी ली क्यों है, आगे क्या करने के लिए आपने ज्योग्राफी ली है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ज्योग्राफी हमें पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, तो पहला तो याद रखो बच्चों, ज्योग्राफी से क्या होता है, मानव यानी भूगोल के अध्ययन से हमें क्या होता है, मानव के यानी मानव समाज में जो पाई जाने वाली विभिन्नता के बारे में हम आसानी से पता कर सकते हैं। जो मानव के समाज में जो विभिन्नता पाई जाती है उनके बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। और ये हम कैसे जानेंगे, भूगोल पढ़कर। किसके पढ़ के बच्चों, भूगोल। अब जैसे मैंने यहाँ आपको वर्ल्ड मैप बना दिया, ठीक है, जैसे चलो मैंने भारत ही का बना दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब भारत मैंने बना दिया। अब आप देखिए बताओ कि हमारी ये भारत है, इतना छोटा तो भारत है नहीं, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है, उत्तर भारत का समाज कुछ और होगा, दक्षिण भारत का समाज कुछ और होगा, पूर्वी भारत का समाज होगा कि नहीं होगा अलग। यहाँ अलग भोज्य पदार्थ खाए जाते होंगे, यहाँ अलग भोजन खाया जाता होगा, यहाँ अलग भोजन खाया जाता होगा, यहाँ किसी अन्य चीज की खेती होती होगी, यहाँ किसी अन्य चीज की खेती होती होगी। उत्तर भारत में अलग तीज त्योहार मनाए जाते हैं, दक्षिण भारत में अलग तीज त्योहार मनाए जाते हैं, और पूर्वी भारत में अलग तीज और त्योहार मनाए जाते हैं। तो इन चीजों का अध्ययन हम कहां करेंगे, कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग समाज है। तो हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, जब हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन कारणों से भी क्या है, भूगोल जरूरी होता है। नेक्स्ट, भूगोल हमको क्या है बच्चों, भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विविधता को समझने और स्थान और समय के बारे में क्या करता है, संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने में योग्यता देता है। यानी भूगोल हमें बताता है, हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं के बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है। आप सभी को पता है ना, समय अलग अलग होता है हर देश में। तो जो ये समय के बारे में पता कैसे चलेगा हमें, जब हम भूगोल पढ़ेंगे। आपने जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है बच्चों, कि अगर देखा जाए कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या होता है, 2 घंटे का समय अंतराल देखा जाता है। समय अंतराल का मतलब क्या है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 4 बजे हो रहा है तो यहाँ गुजरात में कितना बजे होगा बच्चों, 4 बजे तो 6 बजे। क्यों, 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। लेकिन मैंने कैसे पता किया, ज्योग्राफी पढ़कर। हमने ज्योग्राफी पता किया तभी तो है ना। तो ज्योग्राफी पढ़ के हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी स्थान की विभिन्नता को समझ सकते हैं। ठीक है, समय के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए हमें क्या जरूरी है, ज्योग्राफी को पढ़ना, भूगोल को पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर भूगोल क्या है बच्चों, मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों को दृश्य ज्ञान कुशलता
विकसित करता है। हम भूगोल को कैसे समझते हैं बच्चों? मानचित्र के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मानचित्र यानी मैप के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी पृथ्वी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपने जब भी ज्योग्राफी शुरू की होगी, जैसे चलो मैं आपको अभी शुरू किया है, तो मैं तो अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रखा है, ठीक है, इसके मैंने पहले चैप्टर्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो जब आपने कभी ज्योग्राफी सब सुना होगा, तो आपने सबसे पहले तो मानचित्र ही देखा होगा, है ना। पहले पृथ्वी देखी, पृथ्वी से आपको ये बचपन से सिखाया जा रहा है, पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी से ये वाली रेखा जो होती है भूमध्य रेखा होती है, ये जो कर्क रेखा है, ये जो मकर रेखा है, ये जो है देशांतर है, पढ़ रखा है ना। लेकिन आपने ज्योग्राफी पढ़ी कैसे? जब आपने मानचित्र, यानी हम मानचित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? वास्तविक पृथ्वी को समझ सकते हैं, उसके दृश्य को समझ सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? भूगोल पढ़ने की। जब तक आप भूगोल नहीं पढ़ोगे तो समझोगे कैसे? ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या है, जो 11th क्लास की जो सेशन है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में, आगे चीजों के बारे में बात करेंगे, पहाड़ के बारे में, पर्वत के बारे में, झरनों के बारे में, कि आखिर ये बने कैसे हैं भाई, ठीक है ना। अक्षय के बारे में, अपर्दन के बारे में, मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है, इन सभी चीजों का हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं? भूगोल में। तो इन सभी के कारण हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भूगोल हमें क्या करते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, जैसे क्या होता है, भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ क्या, संगणक मानचित्र कला और एक दूर संवेदन के, और इन सभी चीज को हमें ज्ञान क्या करता है? भूगोल हमें प्रदान करता है। इसने विश्व के व्यापार वाणिज्य, ठीक है ना बच्चों, विश्व में क्या है, व्यापार को बढ़ावा दिया है, प्रशासन को चलाने की सीख दी है, भ्रमण को बढ़ावा दिया है, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? जब हमने भूगोल को समझा है ना। आज हम लोग कहते हैं कि चलो यार गोवा चलते हैं, है ना। गोवा मतलब एक समुद्री एरिया है, तो हमें पता कैसे चला गोवा के बारे में? एक समुद्री एरिया, जब तक हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं गया हूं, आप गए हो नहीं गए ना, लेकिन कुछ लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ा तभी तो उनके बारे में पता चला ना हम लोगों को, है ना। ऐसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में, कि यहाँ वहां ठंडी ज्यादा होती है, वहां गर्मी ज्यादा होती है ना। तो इन सब चीजों के बारे में कैसे समझेंगे? जब हम भूगोल को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बता दी, इन सभी को अगर हमें ढंग से समझना है तो बच्चों किसकी जरूरत होगी? हमें भूगोल विषय पढ़ने की जरूरत होगी। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। भूगोल के अध्ययन की दो प्रमुख शाखाएं होती है। जब बच्चों हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों क्रमबद्ध उपागम और एक होता है प्रादेशिक उपागम। अब क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम आपको थोड़ा सा वर्ड से समझ में आ रहा है। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? जिसे सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 पढ़ रहे हो ना आप, है ना। तो ये क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। और प्रादेशिक उपागम, चलो इन्हीं सबके बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम के बारे में, ठीक है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं इसे। होता क्या है, यानी क्रमबद्ध भूगोल क्या करता है बच्चों? एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तत्व का क्या करता है? अध्ययन किया जाता है। यानी क्रमबद्ध भूगोल में क्या किया जाता है बच्चों? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, कोई पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, झरने हो सकता है, उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र या उनके तत्वों का अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध भूगोल में। दूसरा, क्रमबद्ध विधि क्या है? किसी क्षेत्र का समकालित यानी इंटीग्रेटेड रूप क्या करता है बच्चों? प्रस्तुत करता है। यह विधि क्या है बच्चों? राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यानी क्रमबद्ध भूगोल किस पर आधारित होता है बच्चों? राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। और ये क्या करता है? ज्यादातर अध्ययन, खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है ना, कि आखिर कोई चीज है तो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कहीं राजनीति ज्यादा हो रही है, ठीक है। राजनीति के बारे में ये हमें विस्तार पूर्वक समझाता है। इस अध्ययन में हम एक घटक, जैसे हम क्या समझते हैं, जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। आप सभी को पता है भारत ही नहीं, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और उन चीजों का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? क्रमबद्ध भूगोल में करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों प्रादेशिक भूगोल। अब प्रादेशिक रिकॉग्नाइज्ड ज्योग्राफी, अब इसके बारे में अगर बात की जाए, आखिर इसका मतलब क्या होता है प्रादेशिक भूगोल? तो प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है बच्चों? किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का क्या किया जाता है? संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये कोई क्षेत्र है, यानी मैं बार बार में मैप बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, अब समझना। ठीक है,
अब इसमें है क्या, मैप मेरे ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें, यानी ये क्या करता है बच्चों, ये विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है ना। ये क्या करता है, किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच क्या करता है, संबंधों को दर्शाता है, ठीक है ना। कि आखिर यहाँ पहाड़ है, सपोज करो आपको उत्तराखंड के बारे में पता है, तो यहाँ क्या है बच्चों, पहाड़ है। तो इन पहाड़ों और इन मानवों के बीच आखिर क्या अंतर संबंध होता होगा। यानी इन आपने देखा होगा कभी उत्तराखंड या हिमालय क्षेत्रों में जाओ, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जाओगे तो वहां के रहने वाले लोगों के लिए पहाड़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके व्यवसाय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों, ये कॉमन सी बात है, उन्हीं पहाड़ों को देखने के लिए भारत नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां जाकर उसको देखने आते हैं। तो वहां के लोगों से कोई चीज खरीदेंगे तो क्या होगा, उनका व्यवसाय भी क्या है, उसी चीज पर निर्भर करता है। तो कह रहा हूं ना बच्चों, यानी ये विधि क्या होता है, किसी प्रदेश के वातावरण और मानव के बीच क्या संबंध है उसको प्रस्तुत करता है। और ये अध्ययन क्या है, प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। इससे क्या होता है, प्रादेशिकरण किया जाता है। मतलब इससे क्या होता है, प्रदेशों का सीमांकन कर दिया जाता है कि वो प्रदेश कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी सीमा कितना दूर तक लगती है, कितने पास तक लगती है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं बच्चों, प्रादेशिक भूगोल में करते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, देखो बच्चों, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, ठीक है, दो मुख्य शाखाएं, एक होता है भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। अब ये समझना आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है। भौतिक भूगोल क्या है, जो बच्चों प्रकृति द्वारा बनाया है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है भौतिक भूगोल में। और मानव के बारे में अगर बात की जाए, जैसे आगे हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, देखना। भौतिक भूगोल का एक प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है, यानी भौतिक भूगोल का संबंध किससे है बच्चों, प्रकृति से है, ठीक है। और भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के संबंध में आती है। भूगोल की सभी शाखाएं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है, विषयों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनमें सभी स्थानीय विशेषताओं पाई जाती हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित, कला में निपुण होना चाहिए। जो भूगोलवेत्ता जो होता है ना, जो भूगोल का अध्ययन करता है, उसे गणित भी आना चाहिए, कला भी आना चाहिए, क्योंकि भूगोल के अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करने पड़ता है। अक्षांश और देशांतर आप सभी को पता है ना, अक्षांश देशांतर क्या होता है, ठीक है। इस वाले भाग को कहते हैं, जो ऐसे वर्टिकल लाइन जाती है, इसे अक्षांश कहते हैं, और इसे कहते हैं बच्चों देशांतर, ठीक है बच्चों। इसे अक्षांश कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, देशांतर, ठीक है। तो एक भूगोलवेत्ता को देशांतर और अक्षांश का अध्ययन करने के लिए उसे क्या चाहिए, गणित की आवश्यकता, यानी गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र तैयार करने के लिए क्या होता है, कला का भी होना जरूरी है। जब तक उसे मैथ नहीं आएगी, ना वो अक्षांश निकाल सकता है, ना ही वो देशांतर निकाल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब उसे कला नहीं आएगी तो वो मानचित्र भी तैयार नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमें भौतिक भूगोल को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा बच्चों, गणित और चित्रकला में उसे निपुण होना चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। जैसे मेरा मैप तो ज्यादा अच्छा है नहीं, तो मेरे लिए तो छोड़ो, मैं भूगोलवेत्ता नहीं हूं, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं ना। अब आखिर बात करते हैं, आखिर भौतिक भूगोल का महत्व क्या होता है। देखो, भौतिक भूगोल में बच्चों हम क्या करते हैं, भूमंडल यानी जमीन के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में, मिट्टियों के बारे में, मृदा के बारे में, पार्श्विक आदि, इन सभी चीजों का क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। और ये प्रत्येक तत्व क्या है, मानव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। जैसे भूमंडल, भूमंडल जानते हो ना क्या होता है, ऐसे मैंने आपको समझाया था। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है बच्चों, परपट्टी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मेंटल है, मेंटल यानी पागल नहीं, तो साला मेंटल है। और ये क्या है बच्चों, क्रूड है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं, भौतिक भूगोल में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं बच्चों, भौतिक भूगोल। वायुमंडल के बारे में जानते हो ना, सबसे जैसे पहला मंडल कौन सा होता है, ये आपका क्षोभ मंडल, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है बच्चों। फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, ठीक है बच्चों। फिर बही या बाह्य मंडल। तो इन सभी चीजों का हम अध्ययन किसमें कर रहे हैं बच्चों, भौतिक भूगोल में। जल मंडल के बारे में, जीव
यानी हमारी पृथ्वी के जो हमारे जो समुद्र है, समुद्र में किन किन प्रकार के जीव जंतु रह रहे, इन सब चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैव मंडल का मतलब कि आप, मैं, जीव जंतु, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन किसमें करते हैं, जैव मंडल में। खाद्य श्रृंखला में हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, जो फूड चेन होता है, हम लोग क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं, उस फूड चेन का अध्ययन करना खाद्य भूगोल कहलाता है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। मृदा के बारे में, मृदा का मतलब काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, सुना है ना आप लोगों ने। तो इन सभी चीजों का अध्ययन क्या है, हम भौतिक भूगोल में करते हैं। और ये सभी तत्व क्या करते हैं, मानव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए जरूरी है। वायुमंडल भी जरूरी है, क्यों है भाई, हमें पता है क्षोभ मंडल में ज्यादातर ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। हमें पता है कि हवाई जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इसके साथ साथ भौतिक भूगोल क्या है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंध से जुड़े विषयों के रूप में क्या करता है, विकसित हो रहा है। यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे क्या हो सकता है बच्चों, लकड़ी हो गई, हमें प्रकृति से बहुत सारे संसाधन मिलते हैं कि नहीं मिलते, बहुत सारे संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या होता है, उनसे संबंधित होता है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, यानी हमारा पर्यावरण हमें संसाधन प्रदान करता है। मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए क्या करता है, अपना आर्थिक और सांस्कृतिक क्या करता है बच्चों, विकास करता है, ठीक है ना। अगर एक लकड़हारा भी है तो लकड़हारा भी किस पे डिपेंड है, पूरी तरीके से प्रकृति पर। एक किसान भी है तो किसान भी किस पर निर्भर है, प्रकृति पर। तो ये किसको दर्शा रहा है बच्चों, कि जो मानव है, यानी पर्यावरण क्या करते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं, और मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए क्या करता है, अपना आर्थिक और सांस्कृतिक क्या करता है, विकास करता है। और सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सतत विकास का मतलब क्या, आज हमारे पास पेड़ है, पौधे हैं, पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा खत्म कर दे, हमारी ये जिम्मेदारी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी क्या कर सके, इनका यूज कर सके। जो भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण है, जो भौतिक भूगोल के लिए क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भौतिक भूगोल क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक भूगोल नहीं रहेगा तो मानव खुद भी नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो बच्चों देखो, भौतिक भूगोल में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, भू आकृतिक विज्ञान, भूपृष्ठ पर मतलब भू आकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी जमीन होती है, यानी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो भू लक्षण होते हैं, जैसे महाद्वीप हो गया बच्चों, ठीक है ना, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां घाटी हो गई, इनका जनांकी यानी इनका जन्म कैसे हुआ, इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं बच्चों, भौतिक भूगोल में करते हैं। अगर जैसे मैंने बात करी महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमने बात करी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, आपको याद होगा, मैंने उसमें समझाया था किस तरीके से महाद्वीप बने थे। फिर मैंने आपको पर्वतों, जब आपको पता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, जो सपोज करो दो प्लेटें होती है, ठीक है, जब ये प्लेट इसके ऊपर क्या हो जाएगी, चली जाएगी, तो ये प्लेट नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो, ये प्लेट उठकर क्या बन जाएगी, एक पर्वत का रूप ले लेगी, ठीक है। मैदानों का निर्माण, नदी घाटियों का निर्माण, इन सभी चीजों के निर्माण के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं बच्चों, भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, जो यानी भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की पहली शाखा है। दूसरा क्या होता है, जलवायु विज्ञान, इसमें जलवायु और संगठक तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्षा का होना, है ना, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी आदि इसके मुख्य क्या होते हैं, घटक होते हैं। ऐसा नहीं बच्चों कि मैं आपको अभी इस तरीके से शॉर्ट में समझा रहा हूं, मैं शॉर्ट में समझा भी नहीं रहा, लेकिन इन सभी चीजों का अध्ययन हम आगे डीप में करने वाले हैं कि आखिर बादलों का निर्माण कैसे होता है, आखिर वर्षा कैसे होती है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आगे के जो चैप्टर से, यकीन मानो पूरे चैप्टर बन रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना। ओस किसे कहते हैं, आंधी किसे कहते हैं, तूफान किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, पति चक्रवात किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आगे पूरे चैप्टर है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जलवायु विज्ञान में हम क्या करते हैं, वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधी, इन सब चीजों का क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है जल विज्ञान। जल विज्ञान में क्या होता है, इसमें हम महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं, झीलों के बारे में पढ़ते हैं, हिमानी मतलब क्या होता है, बर्फ, जलवाष्प के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और मानव जीवन के लिए किस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, महासागर, नदियां, झीलें, हिमानियां, जलवाष्प, ये सभी चीजें क्या है, मानव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं।
नेक्स्ट आता है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में क्या होता है बच्चों, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया और उनके प्रकार के बारे में, उत्पादकता स्तर के बारे में, उनके वितरण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है ना, उसका प्रकार क्या है, कौन सी मृदा है। आप सभी को पता है भारत में अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है बच्चों, मृदा पाई जाती है, जैसे काली मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। तो इन सभी मृदाओं के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी उत्पादकता स्तर का मतलब कौन सी मृदा ज्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी मृदा सबसे कम उपजाऊ होती है। आप सभी को पता है हमारे भारत में पाई जाने वाली यानी जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका लेटराइट मृदा ज्यादा नहीं होती। लेटराइट मृदा का प्रयोग ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। तो हम उसके उत्पादन स्तर के बारे में कैसे पता करेंगे, जब हम भूगोल पढ़ेंगे और उनके वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, ज्यादातर मृदा कौन सी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप सभी को पता है कि जो जलोढ़ मृदा है वो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है, काली मृदा है भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बात करते हैं भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारे लिए क्यों जरूरी है आखिर मानव भूगोल, ठीक है बच्चों। चलो तो देखते हैं। पहला, भौतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि यह समस्त भूगोल के अध्ययन को क्या करती है, ठोस आधार प्रदान करती है। सही बात है भाई, जब तक हम भौतिक भूगोल नहीं समझेंगे तो अन्य भूगोल को क्या समझ पाओगे, क्या जनसंख्या को समझ पाओगे, क्या आवास के बारे में समझ पाओगे, क्या लोग कहाँ रहना चाहिए, क्या मृदा के बारे में समझ पाओगे, क्या जलवायु के बारे में, क्या वायुमंडल के बारे में। जब तक हम भौतिक भूगोल नहीं समझेंगे तब तक हम इन सब के बारे में नहीं पता कर सकते। तो ये ठोस क्या करता है, आधार प्रदान करता है। भूगोल ये सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा जिसमें हम भूमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बारे में मैं अभी रिसेंटली मैं आप लोगों को बताया। भौतिक भूगोल क्या होता है, इन सभी तत्वों जैसे भू आकृति हो गई, जल प्रवाह हो गया, ऊंचाई हो गई का क्या करते हैं, विशेष महत्व होता है क्योंकि ये मानव के लिए, क्रियाकलापों के लिए काफी ज्यादा प्रभावित करता है। भू आकृति कैसे प्रभावित करती है, अब लोग क्या है ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा ना रहते हैं, लोग ज्यादातर समतल मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, कॉमन सी बात है, जल ज्यादा मिल जाएगा, यहाँ खेती करने के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में कहां से खेती करोगे, है ना बच्चों। इसके ये इसीलिए कहते हैं कि ना जो भू आकृति हो गई, जल प्रवाह हो गया या उच्चावच हो गई, ये मानव के क्रियाकलापों को काफी ज्यादा क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है, मैंने आपको बताया मैदानों का प्रयोग किया जाता है बच्चों कृषि के लिए। और उपजाऊ मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी कृषि को क्या करती है बच्चों, ठोस आधार प्रदान करती है और सभी मानवीय क्रियाकलापों को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जैसे क्या होता है, भू आकृति हमें प्रभावित करती नहीं करती है, क्योंकि कहीं भी तो लोग रहेंगे नहीं, ज्यादातर लोग मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहने की प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों, चलो एक जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भारत का मैप है। अगर आप ये देखोगे कि हमारे ज्यादातर जनसंख्या जो है वो यहां ज्यादा सर्वाइव करती है, उत्तर भारत में ज्यादातर जनसंख्या क्या रहती है बच्चों, निवास करती है ना। अगर केवल यूपी की ही जनसंख्या ले ली जाए तो यूपी की जनसंख्या ही केवल 22 करोड़ है। 22 करोड़ एक राज्य की जनसंख्या, वो है यूपी। सोच सकते हो, बिहार की जनसंख्या लगभग 15 से करीब 12 से 15 करोड़ होगी। तो ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत में क्यों रह रही है, कॉमन सी बात है, ये समतल मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों, मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ जनसंख्या कम, यहाँ तो बिल्कुल ही कम रहती है। अब सोच सकते हो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान यहाँ केवल 7 से 8 सीटें हैं, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो कितना सीटें हैं जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है भैया मानव भूगोल, है ना, अपने बारे में अध्ययन करेंगे इसको, है ना। तो चलो आज समझते हैं। तो पहले बात करते हैं, मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जैसे घर के बारे में, गांव के बारे में, कस्बे के बारे में, नगर के बारे में, रेलवे के बारे में, सड़क के बारे में, पुल के बारे में। इन सब चीज का अध्ययन हम किसमें करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये सभी चीजें मनुष्य द्वारा ही बनाई गई हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। इसलिए मानव भूगोल बहुत ही ज्यादा विस्तृत
विषय क्षेत्र है, काफी ज्यादा बड़ा है। याद रखिएगा, मानव भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे गांव, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़कें, पुल, ये सारे के सारे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल की शाखाएं कि आखिर भैया मानव भूगोल में अध्ययन किस किस चीज का किया जाता है। तो मानव भूगोल में हम समाज का अध्ययन करते हैं, है ना, मानव के समाज का अध्ययन करते हैं कि मानव किस समाज में निवास करता है। मानव भूगोल में हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी और किस तरीके से नहीं बढ़ी। अब देखो मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं, जैसे 1750 में औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़। कितनी थी बच्चों, 55 करोड़ विश्व की जनसंख्या थी, सोचो, ठीक है। और आज अगर बात की जाए 2000, अगर मैं 24 चल रहा है, आज के हिसाब से बात करूं तो आज से विश्व की जनसंख्या कितनी है, 700 से लेकर 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है, 700 से लेकर 800 करोड़। तो ये मेरे को पता कैसे चला, जब मैंने क्या पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी। नगरों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं बच्चों, नगर के बारे में। बहुत प्रकार के नगर होते हैं, खनन नगर होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं, धार्मिक नगर होते हैं, सांस्कृतिक नगर होते हैं। इन सब चीजों का हम अध्ययन कैसे करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे। ग्रामीण भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, हम ग्रामीण यानी गांव के लोगों के बारे में बात करेंगे। गांव के लोगों जो होते हैं वो किन किन क्रियाकलाप करते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं। हम ग्रामीण विपणन केंद्रों के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण बाजारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे किसमें आते हैं बच्चों, ग्रामीण भूगोल में। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल याद है, ठीक है। आर्थिक भूगोल का मतलब जैसे क्या होता है, आर्थिक मैंने आपको बताया, देखो आर्थिक सुन लेना। आर्थिक का मतलब क्या, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला वो प्रत्येक कार्य जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति हो, पैसा मिले, रोकड़ा, ठीक है ना, वो आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग इसके अंदर, ठीक है। इसके बारे में ना बच्चों आप 12th क्लास में जितना भी आपको दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये सारा का सारा 12th क्लास में पढ़ना है आप लोगों को। इसीलिए हमारी 12th क्लास की किताब का नाम ही क्या है, मानव भूगोल, है ना। हमें 11th क्लास में भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है और 12th क्लास में पढ़ना है मानव भूगोल के बारे में, है ना। कृषि भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, खेती के बारे में पढ़ेंगे, मानव किस तरीके से खेती करता है, किन किन क्षेत्रों में खेती ज्यादा की जाती है, किन किन क्षेत्रों में खेती कम की जाती है, और कृषि के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है, खेती करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है, किसानों के सामने कौन सी चुनौती आती है, इन सब चीजों के बारे में। उद्योग के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे, परिवहन भूगोल के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, हम इन सभी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं बच्चों, मानव भूगोल में करते हैं। तो इतना टेंशन मत लेना बेटा, ये सारा का सारा 12th का ही चैप्टर है। अगर मैं बताऊं तो सारा का सारा क्या है, ये 12th का ही चैप्टर है, ठीक है, जिसे हम क्या करना है, अध्ययन करना है। तो ये मत सोचना पहले डरा रहा हूं। अब मानव भूगोल, अब बात करते हैं आखिर मानव भूगोल और प्रकृति के बीच आखिर संबंध क्या होता है, ठीक है। मानव के बीच और प्रकृति के बीच संबंध क्या होता है। देखो बच्चों, मानव एक अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात माध्यम से प्रकृति के साथ क्या करता है, समझौता करता है। मानव ने उच्च तकनीक एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया है। तकनीक के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर क्या करता है, भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। इसकी मीनिंग समझो बच्चों, ये शब्द सुनो, क्या बोल रखा है, तकनीक के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर जो भौतिक यानी पर्यावरण ने जो मनुष्य पर जो बंधन डाले थे उसको मानव ने क्या कर दिया है, ढीला कर दिया है। प्राचीन समय में आदिकाल के अगर बारे में बात की जाए तो आदिकाल में क्या होता, सब कुछ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्या मनुष्य बाहर जा पाएगा क्या, है ना, नहीं जा पाएगा। तो वहां क्या दिखा रहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को बांध रखा था। लेकिन आज अगर बारिश होगी तो क्या मनुष्य बंध जाएगा क्या, नहीं। आज अगर बारिश होगी तो क्या होगा, मनुष्य छाता लेके निकल लेगा, छाता लेके निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रकृति ने जो हम ऊपर जो बंधन डाले थे तो हमने उसको ढीला कर दिया। आज हमें क्या करना है, पहले के जमाने में क्या, प्राचीन काल में क्या होता था कि अगर कोई पहाड़ आ जाता था तो उस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बहुत लंबा रास्ता हमें लेना पड़ता था। लेकिन आज यानी उस समय क्या, प्रकृति के हम पर बंधन बना रखा था। लेकिन आज कोई पहाड़ आ जाए बीच में ही छेद कर देंगे, है ना, पूरा गुफा बना देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बोल रखा है मैंने कि मानव ने क्या किया है बच्चों,
मतलब प्रकृति ने जो हम पर बंधन डाले थे उसको ढीला कर दिया मानव ने। ठीक है, तकनीक ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है और कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। प्राचीन काल में मानव क्या होता, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता था। अगर एक पूरे उसको भी काटना होगा ना, अगर पहाड़ को भी, तो बहुत सारे लेबर्स लगे रहते। लेकिन आज तकनीक के विकास के कारण क्या हुआ है, अवकाश ज्यादा हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीनें सारा काम कर ले रही हैं। क्यों? क्योंकि तकनीक का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इस वीडियो का जो है पूरा कंप्लीट पार्ट, जो मैंने आपको जितना हो सके इजी वे में समझाने की कोशिश करी है, और जितना मैंने इस वीडियो में समझाया इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में आने वाला नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।